एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं क्रोनिक रीनल फेलियर के बारे में। तो सबसे पहले हमें सबको पता है कि किडनी का फंक्शन क्या क्या होता है। तो क्या होता है, फिल्ट्रेशन आउट करना, ठीक है। जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं उनको यूरिन के थ्रू बाहर निकाल देती है किडनी। मेन फंक्शन उसका फिल्ट्रेशन, ब्लड फिल्ट्रेशन का होता है। तो जब क्रोनिक रीनल फेलियर होगा यानी कि रीनल फेलियर होगा तो जो किडनी फंक्शन कर रही है वो प्रॉपरली नहीं कर पाएगी, ठीक है। किडनी का फंक्शन ये भी होता है कि वाटर बैलेंस को मेंटेन करके रखती है बॉडी के अंदर, ठीक। तो ये सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, वो नहीं कर पाएगी प्रॉपरली, तो उसी को हम कहते हैं रीनल फेलियर। क्रोनिक का क्या मतलब है, जो रीनल फेलियर है वो 3 महीने से ज़्यादा टाइम से है तो उसको क्रोनिक बोल देते हैं, ठीक। बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। तो क्या कह रहा है, क्रोनिक रीनल फेलियर जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है प्रोग्रेसिव या इरिवर्सिबल डिस्ट्रक्शन ऑफ किडनी स्ट्रक्चर। यानी कि क्या कह रहा है, धीरे धीरे और इरिवर्सिबल, जो ठीक ना हो सके, यानी कि जो रिवर्सिबल ना हो, ठीक है। वैसा डिस्ट्रक्शन कहाँ पे हो रहा है, किडनी के स्ट्रक्चर्स में हो रहा है। जैसे कि हमारे कौन कौन से किडनी के स्ट्रक्चर होते हैं, तो हमारा नेफ्रॉन सबसे इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर होता है, तो उसमें टिब्यूल्स, ग्लोमेरुलस या फिर बोमेंस कैप्सूल वगैरह में क्या हो रहा है, डिस्ट्रक्शन हो रहा है। अब देखो इंसिडेंट रेट की बात कर लेते हैं। तो आप देखो 1 मिलियन पॉपुलेशन है तो 500 पीपल को होने के चांसेस होते हैं। उसमें से भी जो 500 हैं उसमें से 1 to 2% ऑफ 500 पीडियाट्रिक एज रेंज के होते हैं, यानी कि बच्चों में पाए जाते हैं, ठीक। अब बात कर लेते हैं डेफिनीशन की। तो आप ये देखो, डेफिनेशन में बहुत ही इजी है। देखो आप क्या कह रहा है कि क्रोनिक रीनल फेलियर को CRD के नाम से भी जानते हैं, यानी कि क्रोनिक रीनल डिजीज़ के नाम से भी जानते हैं। इसको कैसे डिफाइन करेंगे, तो ग्रेजुअल लॉस ऑफ किडनी फंक्शन, यानी कि किडनी के फंक्शन में धीरे धीरे क्या आ रहा है, लॉस हो रहा है, ठीक है। कारण कोई भी हो सकता है, लेकिन वो किडनी क्या कर रही है, धीरे धीरे अपना फंक्शन इनअप्रोप्रिएट करती जा रही है, यानी कि प्रॉपरली नहीं कर पा रही है। अल्टीमेटली क्या रिजल्ट करेगी, रिजल्टिंग इन द नीड फॉर रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी। यानी कि जब यही चीज़ प्रोग्रेसिव होते होते धीरे धीरे डैमेज होने की तरफ होगी तो क्या अब हमको करना पड़ेगा, रिप्लेसमेंट थेरेपी देनी पड़ेगी, जैसे कि डायलिसिस या फिर ट्रांसप्लांटेशन करना पड़ेगा। डायलिसिस क्या होता है, एक आर्टिफिशियल मेथड होता है फॉर द ब्लड फिल्ट्रेशन, यानी कि जो किडनी काम करती है उसी को हम आर्टिफिशियल मेथड में बाहर से कोई मशीन लगाकर करते हैं, डायलाइज़र वगैरह, तो उसको हम डायलिसिस कहते हैं। ट्रांसप्लांटेशन का क्या मतलब है कि किडनी को हम फिर से ट्रांसप्लांट करेंगे, ठीक है। फिर दूसरे डिफिनेशन की बात कर लेते हैं। तो क्या कह रहा है, CKD इज़ डिफाइंड एज द प्रेजेंस ऑफ किडनी डैमेज और एन एस्टिमेटेड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट लेस देन 60 to 90 ml per minute पर 1.7 मीटर स्क्वायर परसिस्टिंग फॉर 3 मंथ और मोर, ठीक है। अब ये क्या कहना चाह रहा है कि मतलब CKD को ऐसे डिफाइन करेंगे कि किडनी डैमेज हो रहा है जिसमें कि जो GFR हमारा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट नॉर्मल उसकी रेंज होती है 60 to 90 ml पर मिनट। देखो आप, ये हमारा नेफ्रॉन का कौन सा वाला पार्ट है, ये एफरेंट आर्टरियोल है, ये इफरेंट आर्टरियोल है, ठीक है। ये हमारा ग्लोमेरुलस वाला पार्ट है, ठीक है, और ये बोमेंस कैप्सूल है, ठीक है। तो क्या होता है कि जब एफरेंट आर्टरियोल ब्लड लेकर आता है तो ग्लोमेरुलस से पर मिनट, ठीक है, 60 to 90 ml ब्लड इधर फिल्ट्रेट हो जाता है, ठीक है। यानी कि जो भी एक्स्ट्रा वेस्ट प्रोडक्ट हैं वो इधर की तरफ आ जाते हैं, बोमेंस कैप्सूल से होते हुए टिब्यूल्स की तरफ जाते हैं, ठीक है। लेकिन जब किडनी फेलियर होता है, यानी कि प्रोग्रेसिव डैमेज हो रहा होता है किडनी का, तो जो GFR होता है, यानी कि ब्लड का अमाउंट जो इधर की तरफ आता है फिल्टर होके, ठीक है, या फिर ये कहते हैं फिल्ट्रेट जो इधर आता है फिल्टर होके, उसका अमाउंट जो होता है कम हो जाता है, ठीक है। तो इसी को कहते हैं GFR जो है हमारा वो डिक्रीज कर गया है, ठीक। देखो आप कह रहा है ना, GFR जो है हमारा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट वो कब अब कितना आ रहा है, 60 to 90 ml से कम हो रहा है, ठीक है। तो उसी को हम क्या कह देंगे, क्रोनिक किडनी डिजीज़ का नाम दे देंगे। अब बात करते हैं हम कॉजेज़ की। तो अब देखो मेन 3 ही कॉज होते हैं हमारे, एक तो एक्यूट रीनल फेलियर होता है, हाइपरटेंशन होता है और डायबिटीज़, इसके ही बाई प्रोडक्ट होते हैं, यानी कि इसी से एसोसिएटेड होते हैं सारे कॉजेज़, ठीक है। तो अगर मतलब आप देख लो एक्यूट रीनल फेलियर को ठीक से देख लो, हाइपरटेंशन और डायबिटीज़, तो कहीं ना कहीं उसी से सारे एसोसिएटेड हैं, ठीक। तो बात कर लेते हैं क्या है, कॉन्जेनाइटल अगर एनोमली है, यानी कि पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ है, बायलेटरल रीनल डिस्प्लेसिया है, ठीक है, यानी कि जो किडनी है वो प्रॉपरली वोम में डेवलप नहीं हो पाई है, या फिर बहुत सारे सिस्ट हैं किडनी के अंदर
तो भी ये प्रॉब्लम हमें देखने के लिए मिल सकती है। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है, यानी कि नेफ्रॉन में जो ग्लोमेरुलस अभी मैंने दिखाया उसमें इन्फ्लामेशन हो गया है, उसकी परमिबिलिटी इंक्रीज कर गई है, तो भी ये देखने के लिए मिल सकता है। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, तो आई गेस इसके बारे में आपको पता होगा। अब ये देखो SLE यानी कि सिस्टेमिक ल्यूपस इरिथमेटस। इसमें क्या होता है कि एक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ होती है जिसमें इम्यून जो सिस्टम होता है हमारा वो खुद की ही सेल्स पे या खुद की ही टिश्यू पे अटैक करने लग जाता है, ठीक है। तो इस केस में भी हो सकता है कि SLE की वजह से हमारे जो सेल्स हैं, इम्यून सेल्स हैं, वो हमारी ही किडनी को डैमेज करना शुरू कर दें, तो भी ये चीज़ हमें देखने के लिए मिल सकती है। ये क्या पाइलोनेफ्राइटिस का मतलब होता है कि कोई इन्फेक्शन जो कि दोनों ही किडनी को हमारे अफेक्ट कर रहा हो। फिर ऑब्स्ट्रक्टिव यूरोपैथी का क्या मतलब है? एक डिसऑर्डर होता है यूरिनरी ट्रैक का, ठीक है, मैंने लिख भी दिया है साइड में ताकि आप आराम से नोट कर सकते हो इसको। ऑब्स्ट्रक्टिव यूरोपैथी का क्या मतलब होता है? डिसऑर्डर होता है यूरिनरी ट्रैक का जो कि ऑब्स्ट्रक्शन, अगर यूरिनरी फ्लो में या यूरिनरी ट्रैक में कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है उसकी वजह से होता है। स्टोरेज डिजीज़ यानी कि अमाइलॉइडोसिस, इसका मतलब क्या होता है? एक एमाइलॉइड प्रोटीन बिल्डअप होने लगता है, ठीक है। एमाइलॉइड प्रोटीन का बिल्डअप होना नॉर्मल है, बट एक एबनॉर्मल अमाउंट में बिल्ड होने लगता है जो कि बोन मैरो बिल्ड करता है, ठीक है। तो उससे भी प्रॉब्लम ये हो सकती है। अल्पोर्ट सिंड्रोम का क्या मतलब है? ये भी एक जेनेटिक कंडीशन है जिसमें किडनी डिजीज़ होती है, हियरिंग लॉस या फिर कोई आई एबनॉर्मलिटी हो सकती है। बायलेटरल वेल्म सिंड्रोम का क्या मतलब है? कि ट्यूमर है दोनों ही किडनी में, ठीक है। तो आई होप सो कि कॉजेस क्लियर हुए होंगे। अब हम बात करते हैं पैथोफिजियोलॉजी की। तो इटियोलॉजिकल फैक्टर की वजह से, यानी कि मेन कॉज हमने मेन चीज़ इटियोलॉजिकल फैक्टर क्या था? ARF यानी कि एक्यूट रीनल फेलियर, हाइपरटेंशन और डायबिटीज़, उसकी वजह से जो हमारा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट है वो डिक्रीज़ कर गया है। अगर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट डिक्रीज़ कर गया है तो यानी कि ओलिगोयूरिया तो होगा ही, पर हाइपरट्रॉफी भी होगी रिमेनिंग नेफ्रॉन की, ठीक है। इनएबिलिटी होगा यूरिन को कंसंट्रेट करने में, क्योंकि वो ठीक से अब कंसंट्रेशन नहीं कर पाएगा, वो जितना भी एक्स्ट्रा वेस्ट मटेरियल है इलेक्ट्रोलाइट्स है उसको बाहर नहीं कर पाएगा, तो फर्दर लॉस होगा हमारे नेफ्रॉन के फंक्शन में, ठीक है। नेफ्रॉन प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं कर पा रहा है तो फर्दर क्या हो रहा है? इनएबिलिटी टू फंक्शन है तो लॉस ऑफ नेफ्रॉन फंक्शन। फिर लॉस ऑफ नॉन एक्सक्रीटरी एंड एक्सक्रीटरी फंक्शन, यानी कि अब जैसे कि कुछ चीज़ों को तो हमारा जो ग्लोमेरुलस वाला पार्ट है वो एक्सक्रीट आउट कर देता है परमेबिलिटी की वजह से, लेकिन जैसे ब्लड है, प्रोटीन है, ये नॉन एक्सक्रीटरी फंक्शन होते हैं कि इनको क्या करता है? ये ब्लड में रिमेन करके रखता है, बचा कर रखता है, ठीक है, इसको फिल्ट्रेट में नहीं आने देता। तो ये सारी चीज़ों का लॉस होगा, नॉन एक्सक्रीटरी फंक्शन एज वेल एक्सक्रीटरी फंक्शन का, और ये अल्टीमेटली लीड करेगा हमारे क्रोनिक किडनी डिजीज़ को, ठीक है। होप्सो के क्लियर हुआ होगा। फिर क्लिनिकल फीचर यानी कि साइन एंड सिम्टम्स की बात कर लेते हैं, तो ये भी बहुत ही आसान है। देखो, इंक्रीज थ्रस्ट होगा यानी कि बार बार प्यास लगेगी। ये मेनली किस में होता है? अगर शुगर लेवल बढ़ गया है या फिर डायबिटीज़ है किसी पेशेंट को तो उसको बहुत प्यास लगती है, तो ये पहला इंडिकेशन होता है हमारा। फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन यानी कि यूरिनेशन की फ्रीक्वेंसी भी क्या हो गई है? बढ़ गई है हमारी। एनीमिया हो सकता है, ठीक है। रिकेट्स हो सकते हैं यानी कि बोन्स में कमज़ोरी आ सकती है। ग्रोथ फेलियर हो सकता है, ठीक से ग्रोथ नहीं होगी। जॉइंट पेन रहेगा, ठीक है। फिर मसल वीकनेस हो सकती है। पेरिफेरल न्यूरोपैथी यानी कि नर्व डैमेज होने की वजह से हमारी जो पेरिफेरल बॉडी पार्ट है उसमें पेन रहेगा, जैसे कि लेग में हो गया, आर्म में हो गया, ये हमें पेन होगा इसमें, ठीक है। एसिडोटिक ब्रीथिंग का मतलब क्या होता है? या फिर रेस्पिरेटरी एसिडोसिस का मतलब क्या होता है? वेंटिलेशन की फेलियर की वजह से जो CO2 का अमाउंट होगा वो बढ़ जाएगा ब्लड में, ठीक है। एनोरेक्सिया हो सकता है, ठीक है। और हाइपरथायराइडिज्म हो सकता है, हाइपर पैराथायराइडिज्म हो सकता है, यानी कि पैराथायराइड का हार्मोन का एक्स्ट्रा सिक्रीशन हो जाएगा ब्लड में। नोजिया एंड वॉमिटिंग देखने के लिए मिलेगी। ईचिंग, परप्यूरा यानी कि ईचिंग का मतलब आप समझते हो, परप्यूरा का मतलब होता है कि पर्पल कलर के पैचेस स्किन पे नजर आएंगे। ऑस्टियोडिस्ट्रॉफीज़ का मतलब होता है एबनॉर्मल चेंज होता है ग्रोथ में या बोन फॉर्मेशन में, जो एबनॉर्मल चेंजेस देखने के लिए मिलेंगे। हाइपरटेंशन एक कॉज ही है ये तो, ठीक है। पेरिकार्डाइटिस यानी कि हार्ट के सबसे ऊपर वाले लेयर में इन्फ्लामेशन हो जाना। हार्ट फेलियर भी हो सकता है। और इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंस देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि वो कहीं ना कहीं फंक्शन होता है हमारी किडनी का और जो वही प्रॉपरली काम नहीं कर रही है, तो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस तो ऑब्वियस है।
अब बात कर लेते हैं हम डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन की। तो हिस्ट्री टेकिंग, फिजिकल एग्जामिनेशन के बाद हम यूरिन एनालिसिस करेंगे। उसमें अगर हमें एबनॉर्मल चीज़ें मिलती हैं, जैसे कि आरबीसीज मिल गया, हमें कोई प्रोटीन मिल रहा है, तो दैट मीन्स कि हमारी किडनी फेल कर चुकी है। ठीक है। ब्लड में हीमोग्राम, इलेक्ट्रोलाइट्स एंड ब्लड यूरिया, नाइट्रोजन, BUN का टेस्ट करेंगे और केराटिनिन चेक करेंगे। बोन की रेडियोग्राफी करा सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये रिकेट्स वगैरह के सिम्टम्स हैं, तो फिर रेडियोग्राफी में हमें नजर आएंगे। वॉइडिंग सिस्टोयूरेथ्रोग्राम करा सकते हैं। ट्रीटमेंट के लिए सबसे पहले मेडिकल ट्रीटमेंट की बात कर लेते हैं, तो डाइट की सबसे पहले बात करेंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम सॉल्ट का रिस्ट्रिक्शन लगाएंगे। फ्लूइड, प्रोटीन, फास्फोरस और पोटेशियम को मतलब रिकमेंड करेंगे कि इस पर थोड़ा रिस्ट्रिक्शन लगा दें। डेली प्रोटीन इंटेक क्या होना चाहिए, 1.5 ग्राम पर kg पर डे के हिसाब से देंगे। कैलोरी इंटेक जो होना चाहिए वो 80 to 100% ऑफ क्या होता है RDA का मतलब रिकमेंडेड डेली अलाउंसेस, यानी कि रिकमेंडेड डेली अलाउंसेस का मतलब जितना दे रहे हैं, ठीक है, मतलब डेली के हिसाब से इतना हम देंगे। कैलोरी इंटेक 80 to 100%। ठीक है। ट्रीटमेंट ऑफ एसिडोसिस के लिए क्या करेंगे, अगर एसिडोसिस हो रखी है तो सोडियम बाइकार्बोनेट देंगे। ठीक है। फिर ट्रीटमेंट ऑफ एनीमिया, एनीमिया के लिए ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर सकते हैं या फिर ह्यूमन इरिथ्रोपोएटिन कर सकते हैं। फिर ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन के लिए एंटी हाइपरटेंसिव थेरेपी दे सकते हैं। अगर रीनल ऑस्टियोडिस्ट्रोफी हुआ है तो लो फॉस्फेट डाइट देंगे। ठीक है। एंटासिड दे सकते हैं। विटामिन D3 सप्लीमेंट प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है। अब बात कर लेते हैं सर्जिकल मैनेजमेंट की। डायलिसिस भी करेंगे। अगर मान लो कि रीनल फेलियर हो गया है तो फिल्ट्रेशन का काम तो कर नहीं पाएगी किडनी, तो डायलिसिस हमारा लास्ट ऑप्शन होता है मेडिकल मैनेजमेंट में। ठीक है। सर्जिकल मैनेजमेंट में हम रीनल ट्रांसप्लांटेशन करते हैं, यानी कि किडनी को ट्रांसप्लांट कर देंगे। किडनी जो अफेक्टेड है या फिर जो फंक्शन नहीं कर पा रही उसको बाहर निकाल के या फिर वहीं लगे रहने देंगे, लेकिन दूसरी किडनी से हम रिप्लेस कर देंगे उसको। ठीक है। होप सो टॉपिक क्लियर हुआ होगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।